नमस्कार मेरे प्यारे मित्राणी, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे हिंदुस्तानी पाठशाला में। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आपके संस्कृत व्याकरण की। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपके बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में कितने नंबर का बुक से और कितने नंबर का संस्कृत ग्रामर से पूछा जाता है, मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। चलिए देर ना करते चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए सबसे पहले ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको जो है चलिए से जुड़े एक बार बताइए आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है क्या। अगर ये आवाज क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जानकारी आपको देने वाले हैं कि हमारे बुक और ग्रामर से संस्कृत ग्रामर से कितने नंबर का पूछा जाता है। ध्यान देना विद्यार्थी जी, जो हमारे बुक है वो बुक से जो है आपका 40 मार्क्स यानी 40 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद जो है आपका व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण से आपका जो है ना संस्कृत व्याकरण से जो आपका बाबू वो आपका जो पूछा जाता है वो आपका 60 मार्क्स का पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपकी इसके और आगे भी बताऊंगा कि ये केवल जान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको कितने नंबर बुक के प्रश्न से पूछे जाते हैं क्वेश्चन सर वही मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ध्यान देना कि बुक से जो हमारा है 40 नंबर का पूछा जाता है, उससे संस्कृत व्याकरण से 60 नंबर का पूछा जाता है ना। चलिए इतना ही नहीं, इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका हो गया कि ऑब्जेक्टिव में बुक से 40 नंबर और संस्कृत से व्याकरण। अगर के कभी कभी आपको ऐसा फंड मिलता होगा कि ये जो है आपका टोटल ये 55 नंबर का पूछ देता है और ये 45 नंबर का पूछ देता है, ठीक है। तो टेंशन लेना लगभग लोग मान के चलेंगे कि आपका ये 40 है और 60 है, प्रश्न निर्माण करना है। उसके बावजूद भी ध्यान देना आपको जो प्रश्न बनाना होंगे एग्जाम में वो आपका ऑब्जेक्टिव 50 का ही रहेगा, ठीक है। 50 नंबर ही बनाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव 50 का ही रहता है, ठीक है। चलिए तो ये आपको जानकारी पहले मिला। उसके बाद देखिए आइए आपको हम बताते हैं, ये तो आपका जो हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर सब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, ध्यान से देना है बाबू, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना है। सब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव में जो आपका जो पूछा जाता है वो पहले बताया ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में बता दिए कितना नंबर का पूछा जाता है आपको। उसके बाद सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, आपके जो प्रश्न से रहेंगे वो प्रश्न से रहेंगे 16 नंबर का, ठीक है। प्रश्न जो बुक से रहेंगे, आपको बुक से जो प्रश्न रहेंगे वो कितने नंबर रहेंगे, 16 नंबर का रहेंगे। उसके बाद देखिए आपको हम बताते हैं, ये सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसका और क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए बताते हैं। तो प्रश्न 16 नंबर हो गया। उसके बाद आपको जो है सबसे पहले गद्यांश जो पूछा जाता है, गद्यांश जो पूछा जाता है वो आपका जो पूछा जाता है ये रहता है आपका जो है गद्यांश जो बाबू 13 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। क्या आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है ठीक से। चलिए यहाँ पे ध्यान देना, जो ये आपको गद्यांश पूछा जाता है वो 13 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए एक गद्यांश अब 13 नंबर का हो गया। फिर आपको जो है एक अनुच्छेद पूछा जाता है, वो अनुच्छेद जो रहता है बच्चा, वो अनुच्छेद जो आपका रहता है वो अनुच्छेद 7 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपका पत्र लेखन। आइए पत्र लेखन की बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो पत्र लेखन जो है आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पत्र लेखन के बाद आपका अनुवाद जो है वो अनुवाद भी आपको पूछा जाता है, वो 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये सारी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा एकदम एक अलग अलग तरीका से। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, कैसे एग्जाम में मेरे प्रश्न आ जाएंगे, कैसे बन पाएगा, सारी मैं इसकी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब देखिए अनुवाद 6 नंबर का हो गया, गद्यांश 13 नंबर का, अनुच्छेद 7 नंबर का हो गया, पत्र लेखन 8 नंबर का और अनुवाद आपका 6 नंबर का, है ना। और कुछ छूटा क्या नहीं है, आप लोग छूटा नहीं। ये आपका जो है इतना नंबर केवल सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। ये तो क्या ग्रामर में क्या क्या व्याकरण से पूछा जाता है उसके बारे में बताता हूं। चलिए थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। आइए इसका ध्यान से बताता हूं, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे। उसका जो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपका जो है कम से कम ये पहला नंबर जो व्याकरण की बात करते हैं तो पहला नंबर जो आपको पूछा जाता है बच्चे वो ध्यान देना है। पहला नंबर जो है आपका सबसे पहले देखिए वर्ण से ही पूछा जाता है, तो आपको वर्ण भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा में ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, दूसरा में ध्यान देना है, दूसरा में और तीसरा में, ये चौथा में। आप देखिए पहले बता रहे थे आपको ध्यान से देना है, आपको पहला में जो है वर्ण से पूछा जाता है, फिर उसके बाद जो है आपका ये संधि से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है प्रत्यय पूछता है, उसके बाद जो आपको है प्रत्यय के बाद जो है आपको पूछता है कैसे, तो एक बोल सकते हैं क्या है समास, समास से भी पूछा जाता है। समास के बाद देखिए आपको क्या पूछा जाता है, ये वर्ण हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया
उपसर्ग से पूछा जाता है, उपसर्ग भी पढ़ना है। उसके बाद फिर कारक से पूछा जाता है, कारक भी पढ़ना आप लोग को है। उसके बाद आप कारक के बाद आपको जो है लकार से पूछता है, लकार से पढ़ना है। ये आपको जो है व्याकरण में विद्यार्थी जी आपको इतना से पूछा जाता है प्रश्न, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, शांत हो गए, ठीक है। मैं सारी जो है ये पूरा आपको बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बस ऐसे बने रहे। एक बार बताइए कमेंट में जितना हमने बताया वो क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ विद्यार्थी जी बताइएगा। अगर क्लियर हो गई तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा। चलिए क्लियर है विद्यार्थी, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इतना तो आपको हो गया। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है बच्चे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं वर्ण क्लियर करूंगा, फिर संधि करूंगा, फिर प्रत्यय, फिर समास, उपसर्ग, कारक और लकार। लकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस लकार का है, लट लकार का, लिट लकार का है ना। कारक से कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। उपसर्ग में से कौन सा उपसर्ग है, आपको बैस उपसर्ग है, प्र पर अपसम अनु अबनिसन रदुसदुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति प्रयुक्त। ये बैस उपसर्ग आपको एक चुटकी भर में क्लियर कर देंगे विद्यार्थी जी। आप बस ऐसे बने रहो, आपको कहीं से एग्जाम में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। बस मेरे हिंदुस्तानी पाठशाला से आप लोग बने रहे। जी हाँ, चलिए अभी आपको मैं उधर हिंदी बुक पढ़ा रहा हूँ ना, इधर आपको संस्कृत का स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि देखिए संस्कृत ग्रामर आपको क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपको बाबू हिंदी ग्रामर को आपको उतना पढ़ना डिटेल्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताते हैं कि इसी के साथ आपको हिंदी ग्रामर भी कुछ कंप्लीट होते चल जाएगी। फिर मैं पुनः उसको भी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये खत्म होने के बाद फिर संस्कृत बुक और हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगा। चलिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आइए आपको सबसे पहले आज हम वर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कौन कौन से हैं, सारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत एक और बताइएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ध्यान देना विद्यार्थी जी कि हमको कहना वर्ण। वर्ण को पहले आखिर कहते हैं किसको, वर्ण आखिर क्या है ना, वर्ण किसे कहते हैं, आपको पूरी डिटेल्स में दूंगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में पढ़ाकर चलाऊंगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में ही दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं वर्ण, ठीक है। अब वर्ण को ध्यान रखना है, वर्ण आखिर कहते हैं किसको, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। आप लोग अगर जो भी जुड़े हुए हैं, एक आप जो है नोट्स में लिखे, इसको मेरे साथ साथ लिखे चले, अरे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन लिखना जरूर नोट्स पर है। आइए आप लोगों को बताते हैं वर्ण आखिर होता क्या है। चलिए ध्यान से देते हुए चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, बोलेंगे बच्चा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्यान रखना है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। ध्यान देना विद्यार्थी जी, उसे वर्ण कहते हैं। आइए उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते चलना है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा तभी कुछ क्लियर हो पाएगी। हमने लिखाया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया सकता है। एक बात और याद रखना है कि वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, ठीक है, जिसका खंड जिसका टुकड़ा ना हो, ठीक है। मतलब जो वर्ण है वो वर्ण टूटे नहीं आपस में बिखरे नहीं, वही आपका वर्ण कहलाएगा। यथा फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे की बात करते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे में इसको जैसे को बोलते हैं हम लोग, इसे जैसे हिंदी वर्ड हो गया, एग्जाम्पल संस्कृत वर्ड, इंग्लिश वर्ड हो गया, इसी को हम लोग यथा बोलते हैं। तो यथा में आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल में जो होता है, आपको जैसे देखिए मान लीजिए इसको क हलंत, है ना, च हलंत, त हलंत, अ ई उ, ये सब को जो बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, और खंड नहीं कर सकते हैं, इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसमें ये हलंत लग जाएगा वो आपका संयोग वर्ण है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत
यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइएगा? चलिए नहीं है। चलिए अभी बताया आपको, क्या थोड़ा सा याद चलना है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है ना, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में क हलंत, च हलंत, ट हलंत, अ, ई, उ इत्यादि, ये सब जो लगा रहेगा फिर वो आपका जो वर्ण कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? नहीं है। समस्या कहीं तो बताइए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगर आप वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, आइए आप लोग बताते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। वर्ण हमारा कितना प्रकार का होता है बताते हैं। आइए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आपका ये प्रश्न है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमने आप बताया बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ण आपका जो होता है, वर्ण जो आपका होता है बाबू वो दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ण कितने प्रकार? तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के, है ना, होते हैं। वर्ण कितने प्रकार होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको पता था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है उसी को हम वर्ण कहते हैं। एक प्लस पॉइंट याद रखना है कि वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, है ना। तो ये आपका वर्ण हो गया। वर्ण का परिभाषा हमने बताया, एज फॉर एग्जाम्पल भी यथा बताया आप लोग को, क हलंत, च हलंत, ट हलंत, अ, आ, ई इत्यादि सब जो हमारे हैं वो वर्ण है, जिनका और हम अक्षर खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, वो हमारा वर्ण है। उसके बाद आपको बताया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बताया वर्ण जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। आइए उसका कौन कौन होते हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है। आप देखिए, एक बार देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, है ना। वर्ण जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो वर्ण आपका होता है वो मैं बताता हूँ। पहला स्वर वर्ण होता है बच्चा, स्वर वर्ण होता है ना। और आइए दूसरा जो होता है वो आपका व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, कौन वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण होता है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्ची? क्या यहाँ तक दिक्कत है आप लोग को? बताइए, क्लियर है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको इतना बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सारा मैंने डिटेल्स बता दिया। बस इसका भी पार्ट आपको बताएंगे, इसका परिभाषा बताएंगे कि आखिर स्वर वर्ण कहते हैं किसको, व्यंजन वर्ण कहते हैं किसको। एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए आप लोग। क्या क्लियर हो रहा है आप लोग को? बताइएगा। क्लियर हो रही बच्चे? बताइए क्लियर हो रही है तो फिर बढ़िया से बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए आगे मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ फिर बताता हूँ, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर बोला जाता है, यथा अ, क, च, इस हलंत जो इसमें लगा रहा है वो सारे आपको वर्ण है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया कि वर्ण जो है स्वर वर्ण होते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को बताया विद्यार्थी जी कि वर्ण जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग को बताए थे स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण बताया था बाबू? स्वर वर्ण बताए थे। ध्यान देना है, स्वर वर्ण आखिर कहते हैं किसको? स्वर वर्ण का परिभाषा हो सकता है क्या? जानकारी हम लोग को बहुत आवश्यक है कि ये सब जो है 5 से पढ़ने का है, 5, 6, 7 में पढ़ने का था, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे लेकिन फिर भूल गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, होता है, ये ऐसा व्याकरण है कि पूरा जीवन पढ़ने का है। चलिए आपको हम बताते हैं कि जो है आपका पहला स्वर वर्ण किसे कहा जाता है। आइए परिभाषा के माध्यम से चलते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि स्वर वर्ण आखिर है क्या। बोलेंगे स्वर वर्ण, बोलेंगे वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती हो उसे आपको स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
चलिए क्लियर हुआ। हमने क्या लिखा कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब होता है कि जिसको बोलने में, है ना, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती हो, है ना। जिसे देखिए किसी दूसरे वर्ण यानी कि अन्य वर्ण को ही दूसरा वर्ण बोल जाते हैं, किसी और वर्ण का सहायता नहीं ली जाती हो, मतलब किसी वर्ण को हम लोग बोल रहे हैं और उस वर्ण को बोलने में किसी दूसरा वर्ण की सहायता ना ली जाती हो, वो आपका जो है स्वर वर्ण कहलाएगा। मैंने वही परिभाषा दिया आप लोग को कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण अर्थात किसी दूसरा वर्ण का सहायता ना ली जाती हो, वो ये हमारा क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे एग्जाम्पल की क्या कर रहा है, आइए बताते हैं, है ना। अब देखिए जो है एग्जाम्पल आपका, सबसे पहले कुछ कमेंट आप लोग पूछ रहे हैं कि बताइए आप लोग स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइएगा। संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग। संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग जल्दी फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। बताइए आप लोग बच्चे कितने होते हैं। चलिए 11। नहीं विद्यार्थी जी, मैंने संस्कृत में पूछा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में जो आपकी स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है ना। और हिंदी की बात करते हैं, हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण जो है आपको संस्कृत स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो आपका 11 होती है। आइए आप लोगों को कौन कौन सा होता है बताऊंगा, उसको आपको इसमें हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग कैसा है। चलिए यथा फॉर एग्जाम्पल, जैसे में बात करते हैं हम लोग बच्चे, जैसे, तो जैसे में आपका जो है इसको बोलते हैं यथा। यथा को आइए ध्यान देते हैं, मतलब जैसे में कौन कौन से हैं बोलेंगे। पहला अ, आ, ई, उ, छोटी री, बड़ी री, ली, ए, ओ, औ। ये जो आपका बच्चे हैं वो आपका 13 स्वर वर्ण है, ठीक है। ये आपको जो है 13 स्वर वर्ण है, याद रखिएगा। पहला हो गया आपका 1 नंबर में अ, दूसरा आपका ई, तीसरा आपका ई, है ना, आ ई, चौथा जो है वो आपका ई, पांचवा आपका उ, छठा आपका जो गया उ, है ना, सातवां जो हो गया आपका री, आठवां हो गया जो आपका री, बड़ी री जिसको बोलते हैं, और आपका 9th में हो गया आपका जो ली, 10th में जो आपका हो गया तो आपका ए, 11th में बात करते हैं तो ए, है ना, और 12th की बात करते हैं तो ओ, और 13 की बात करते हैं तो आपका जो है औ। ये आपका 13 को जो है आपका स्वर वर्ण हो गया। और आप देखिए समझिए, बोल सकते हैं कि स्वर वर्ण को कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या दूसरा वर्ण की सहायता ना ली जाती हो, ठीक है। उसके बाद उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये जितना जो आपको स्वर वर्ण हम लिखे बाबू, इसमें किसी का सहायता नहीं लिया जाता हो। संस्कृत में परिभाषा बोल सकते हैं, स्वर वर्ण तादृश वर्ण अस्ति यस्याः उच्चारणे अन्यस्य वर्णस्य सहायताया न स्वीकरोति, है ना, सः स्वर वर्ण। जिसके उच्चारण में, है ना, किसी दूसरा वर्ण या अन्य वर्ण की सहायता ना की जाती हो, उसी को हम स्वर वर्ण बोलते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और औ। ये आपका जो स्वर वर्ण की संख्या है वो कितना है, आपको स्वर वर्ण की संख्या 13 है। तो लिख सकते हैं आप लोग एक पॉइंट्स के माध्यम से, है ना, यहाँ पर कि संस्कृत में स्वर वर्ण की कुल संख्या, संस्कृत में स्वर वर्ण की कुल संख्या 13 होती है। एक बात और ध्यान देना है, देखिए आपको यहाँ से हिंदी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, आपको यहाँ पे हिंदी में क्लियर कर देते हैं। कह रहा है कि जैसे में 13 होती है तो संस्कृत में होती है, हिंदी में 11 होती है। तो याद रखना है आपका हिंदी में जो है आपका ये वर्ण और ये वर्ण आपको हिंदी में जो है चली जाती है ना, हिंदी में चली जाती है, इसलिए जो है ये दोनों वर्ण आपका नहीं होता है आपका हिंदी में, ठीक है। बाकी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 11 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो था हिंदी में थी, है ना, 11 हिंदी में थी। लेकिन संस्कृत में बात करते हैं तो संस्कृत में जो है संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या को कितना होता है,
13 होती है, त्रयोदश होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग। क्या क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई बच्चे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, ध्यान देना है। ये तो आपको क्लियर करवा दिया हम पूरा। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि आप देखिए, ये तो आपको पता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण में पहला बताया आपको, वर्ण में बताया स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण में पहला स्वर वर्ण बताया। तो स्वर वर्ण में के भी प्रकार होते हैं, है ना? आइए लिखते हैं अगला पॉइंट है जो पहला का ही, ठीक है? स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? चलिए आपको हम बताते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं। कोई बच्चा अगर है याद तो बताइए कमेंट के माध्यम से कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार बताइए आप लोग, जल्द से जल्द बताइए। स्वर वर्ण स्वर वर्ण स्वर वर्ण स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। चलिए स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। आपको पहला हम बताते हैं कि पहला कौन सा वर्ण होता है, ध्यान में देना है। चलिए एक सेकेंड। पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए पहला जो है ह्रस्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है। ध्यान दीजिए, हमने बताया कि संयुक्त ये स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? बताइए क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो बच्चे? यहां तक क्या क्लियर हो गई आप लोग को? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आइए। अब देखिए कह रहा है कि पहला ह्रस्वर किसे कहा जाता है, ध्यान में देख चलना है। पहला कह रहा है ह्रस्वर, ठीक है? पहला ह्रस्वर बताते हैं क्या किसे, लिखिए ह्रस्वर देकर डैश। ह्रस्वर देकर डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान देना है। बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, है ना? बहुत कम समय लगता हो। हाँ बोलेंगे ह्रस्वरः तादृशः स्वरः अस्ति यस्य उच्चारणे न्यूनात् न्यूनः समयः अपेक्षितः भवति सः ह्रस्वरः। जिसके उच्चारण में बहुत कम से कम समय लगता हो उच्चारण करने में, वो आपका ह्रस्वर कहलाएगा। आइए लिखते हैं परिभाषा। बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे ह्रस्वर कहते हैं।
चलिए बहुत अच्छा। हमने बताया कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे हरस स्वर कहते हैं। एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए, कोई बच्चा बता सकता है कि हरस स्वर की संख्या कुल कितनी होती है? बताइए आप लोग, बताइए कि हरस स्वर की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा बच्चे, 5 क्या बात है, बहुत अच्छा। देखिए यथा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे में लिख सकते हैं, यथा लिखिए, एक सेकेंड, चलिए यथा में लिखिए अ ई उ री लिरी। ये जो है आपका हरस स्वर की संख्या 5 होती है। तो यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि है ना, क्या लिखेंगे कि हरस स्वर की कुल संख्या, हरस स्वर की कुल संख्या 5 होती है। कितना होती है? 5 होती है। देखिए हमने बताया वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे हम हरस स्वर कहते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं अ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अ और यहाँ पे लिखते हैं आ। तो देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया। बाकी अब 1 नंबर को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है कि 2 नंबर में बोलते हैं अ, फिर बोलते हैं आ। तो इसमें आ का जो मुंह फटता उच्चारण होता है उसमें ज्यादा समय लग रहा है, नहीं ये आपका इसमें कम समय लग रहा है, वो आपका हरस स्वर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देते चलना बाबू कि जिसमें जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो वो हमारा जो है क्या कहलाएगा? हरस स्वर कहलाएगा। हरस स्वर की संख्या कितना होता है? तो 5 होती है, अ ई उ री लिरी, है ना। आप लिख दिए पॉइंट के माध्यम से कि हरस स्वर की कुल संख्या कितना होता है? 5। याद रखना, प्रश्न को पूछना एग्जाम में लिखा गया हरस स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 2 4 5 6। तो क्या मारना है? 5 पेटीकोट मारना है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अगला चलते हैं, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। आइए दीर्घ स्वर के बारे में बताते हैं आप लोगों को। दूसरा आपका जो है दीर्घ स्वर है ना। चलिए दीर्घ स्वर देखकर डाल दीजिएगा आप लोग, दीर्घ स्वर देखकर डाल दीजिएगा। देखिए बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में वैसा स्वर जिसके उच्चारण में हरस से दुगुना समय, हरस से दुगुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, है ना, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, यहाँ पे छूट गया बच्चा, एक बार लिख दीजिएगा, जिसके उच्चारण में हरस से दुगना समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए इसके अपेक्षा, हरस के अपेक्षा उसे दीर्घ स्वर को बोलने में दुगना समय लगता हो, है ना। जैसे देखिए आपको बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ध्यान देना है। जैसे इसको यथा हम लोग बोलते हैं, देखिए बोलेंगे क्या? जैसे देखिए आ ई उ री ए ओ और आओ। देखिए आपको जो है दीर्घ स्वर संख्या 8 होनी चाहिए, तब जाकर 8 और 5 13 होगी, आपको पूरा स्वर में वर्ण मिलेगा। देखिए गिनिए, यहाँ पर आप लोग गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया। देखिए कहीं दिक्कत रहा? अ ई उ री ए ओ और औ, ये आपका जो जितना हुआ, आपका कितना स्वर हुआ? आपका 8 हुआ। इसके लिए हम पॉइंट के माध्यम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो ध्यान देना है, लिखना है क्या कि जो हमारे हरस स्वर की कुल संख्या होती है वो कितना होती है? वो 5 होती है, 8 होती है। हाँ, हरस स्वर की संख्या 5 होती है। दीर्घ की कितना होती है? 8 होती है। लिखेंगे पॉइंट के माध्यम से कि हरस स्वर की, हरस स्वर की
कुल संख्या, ओह सॉरी, ह्रस्व में लिख दिया बच्चे, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है। आपको ह्रस्व नहीं लिखना था, लिखना था दीर्घ। आइए आप लोग को दीर्घ बताते हैं। एक सेकेंड, चलिए लिखना है क्या, हाँ लिखिए, देखिए दीर्घ स्वर की कुल संख्या, दीर्घ स्वर की कुल संख्या 8 होती है। चलिए अब आइए देखिए, अब देखिए कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसको बोलने में दुगना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, तो आपका जो हो गया ये दीर्घ स्वर हो गया। उसके बाद देखिए आपको तीसरा जो दिखाएंगे वो तीसरा विद्यार्थी जी आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीसरा स्वर ध्यान दीजिए आपका प्लुत रहेगा, लिखेंगे प्लुत स्वर देकर डैश। आखिर प्लुत स्वर कहते हैं किसको, तो ध्यान देना है, बोलेंगे बैसा स्वर, लिखिए बैसा स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय, दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में है ना दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ले सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं एग्जाम्पल माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। देखिए जैसे में यथा, जिसको बोलते हैं लोग जैसे, क्या लिखना है इसमें, देखिए अगर आ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं अपग्रह, एक ही चीज को बार बार, ठीक है। अगर ई लिखते हैं तो ई ऐसा करके एक ही चीज को बार बार, अगर ओ लिखते हैं तो ओ को ही एक चीज को बार बार, देखिए कैसे को सुनाते हैं। आइए अब देखिए जो आपका है ना, याद रखना है, ये जो आपका है प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो, है ना, उसको हम बोलते हैं कौन, प्लुत स्वर। एक मिनट, चलिए अब देखिए जैसे बताएंगे यथा में, अब देखिए आपको बताए थे, इसमें बताया था कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो वो आपका ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ह्रस्व स्वर संख्या 5 होती है। उसमें बताया कि वैसा दीर्घ स्वर में वैसा स्वर जिसके उच्चारण में आपका जो है ह्रस्व दुगना समय लगता हो, है ना, वो आपका दीर्घ स्वर कहलाएगा। और प्लुत स्वर बताया कि प्लुत स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, है ना, दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो, जैसे बोलते हैं अ ई ओ बोलते हैं, है ना। अब देखिए आप लोग पर रिवीजन करिए, ठीक है, ऐसे आगे दिखाते हैं आप लोग को, ध्यान देना है, ठीक है। क्या कहना बोलेंगे, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी क्या लगता हो, अधिक समय लगता हो। अब दीर्घ से भी अधिक समय लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर। एग्जांपल आपको बताया अ, ये एक ही जो अ है ना, तो समझिए ई अ है जो एक ही से बार बार आ रहा है। जैसे देखिए घर में क्या होता है, कुछ भी अचानक अगर मम्मी बोली कि जाओ खाना बना के लाओ बेटा, चाय बना के लाओ बेटा, बना जाते हैं चाय अगर लेके आ रहे हैं, कब क्या हुआ, नीचे गिर गया, तो बोले क्या आ, तो एक ही बार बोलते तो आ का उच्चारण क्या होता है, एक ही बार दोबारा बतला रहा है आ, ऐसा आता है। तो क्या बताइए जो हम यह दीर्घ स्वर आपको बता रहे हैं, तो क्या इसके अपेक्षा एक ही से बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दुगना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसी प्रकार देखिए आपको बताया कुछ ई, तो नहीं कहते हैं मम्मी बोलते हैं उस समय ऊने ई, तो ई पूरा बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक ही चीज बार बार हमको रिपीट हो रहा है, बार-बार आ रहा है ना, ऊने ई ऐसे बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कि दीर्घ स्वर से जो है ना, आपको प्लुत स्वर में ज्यादा उच्चारण लग रहा है बोलने में। उच्चारण का मतलब होता है कि बोलने में, ठीक है। उस बार से ओ, आपको देखिए गलती से क्या हुआ, 9-10 बजे रात में, और 9-10 बजे रात में अब कोई लड़की बाहर जा रही है, कोई लड़का लिया क्या देख लिया, मतलब ओ हम देख ले लिया है। अब ओ बेचारा बोल रहा है, एक ही क्या रिपीट हो रहा है, तो ओ क्या हो रहा है कि ओ पूरा आ रहा है। तो क्या दीर्घ स्वर का जो ओ है उसके अपेक्षा दुगना से तीसरा से बहुत ज्यादा समय लग रहा है ना,
है ना, तो आपका क्या हो गया, वो आपका प्लस स्वर हो गया। क्या मैंने यहाँ तक पढ़ाया, किसी को दिक्कत? कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ? एक फिर से रिवील कर देते हैं, ध्यान रखना। बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, है ना, बहुत कम समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं, आपको हर्ष स्वर कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है? अब देखिए, ठीक है, बताते हैं एक बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो देखिए, फिर से रिपीट करते हैं आप लोग को। आइए शुरू से रिपीट करते हैं, ध्यान देना है क्या क्या हमने पढ़ाया था। संस्कृत बुक, आइए आपको रिवीजन करते हैं सारे बच्चे, एक बार एकदम बढ़िया से फ्रेश रहिए। आपको पुनः मैं रिवीजन करता हूं ताकि किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को न रहे। हिंदी संस्कृत व्याकरण बच्चे, संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछे जाते हैं वो बुक से 40 नंबर पूछे जाते हैं और 50 नंबर से परीक्षा पूछा जाता है। ठीक है, आपका संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो 60 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 55 कभी 55 हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है 50 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, अब ध्यान करो, टोटल जो कितना होता है आपका, टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है, टोटल आपका कितना होता है, 100 नंबर का होता है, याद रखना है। टोटल जो आपका 100 नंबर का पूरा था बेटे, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बुक प्रश्न से 16 नंबर का जो पूरा था प्रश्न उत्तर, 2 नंबर का जो रहता है वो वाला, और 5 नंबर का फिर होता है गद्यांश। गद्यांश आपके 13 नंबर पूछे जाते हैं बच्चे, गद्यांश बनाइए, 13 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान देना है अनुवाद, अनुवाद जो है आपका 6 नंबर को जाता है। फिर आपका अनुच्छेद जो है 7 नंबर को जाता है। पत्र लेखन आपका 8 नंबर को जाता है। ये सब ध्यान देते हुए चलना हम लोग को। चलिए नेक्स्ट में फिर क्या बताए थे, ध्यान रखना है। अगला बताए थे कि वर्ण, आपको पहले देखिएगा, वर्ण पढ़ना है, संधि पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, कारक पढ़ना है और लकार पढ़ना है। सारे आपको मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर आपको वर्ण पहले बताया था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना। चलिए जैसे में था में क हलन च हलन ट हलन अ ई उ इत्यादि। चलिए वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण हो गया, दूसरा व्यंजन वर्ण हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते, ध्यान देना है। तीसरा वर्ण क्या पढ़ा, स्वर वर्ण। बोलेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, है ना, यहाँ पे मैं छोड़ दिए थे, ध्यान रखना है। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरा वर्ण को या तो अन्य वर्ण, दूसरा वर्ण को हम लोग अन्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरा वर्ण या अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती हो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। आइए, स्वर वर्ण की जो कुल संख्या होती है वो आपका कितना होता है, तो 13 होता है। आपको हम बताए थे लिखकर, आ ई उ री लिरी ए ओ इत्यादि, आपको जो इतना हो गया 13 हो गया। इसी की बात करते हैं तो हिंदी में, तो हिंदी जो आपका होता है बाबू, वो हिंदी का जो है 11 होता है, जो कि आपको हम बता दिया कि इसमें री नहीं होती है और आपका लिरी नहीं होती है। संस्कृत में, हिंदी में जो है आपका ये जो है दोनों ना आपका नहीं होता है। सॉरी, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। चलिए अब देखिए, संस्कृत स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होती है, 13 होती है। स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर वर्ण देखिए 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट में ध्यान देना है। बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर, बोलेंगे वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या तो एग्जाम्पल में अ ई उ री ली, इसको बोलने में बहुत कम मात्रा लगती है, बहुत कम समय लगता हो, तो जिसमें कम समय लगता हो वो आपका चलेगा ह्रस्व स्वर, है ना। दीर्घ स्वर बात करते हैं, ह्रस्व स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितना होती है, तो 5 होती है, याद रखना है ना। दीर्घ में देखिए, अब दीर्घ में आपको वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से भी दुगना समय लगे, मतलब इसके पीछे दुगना समय लगे तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। उसका संख्या कितना होती है, 8 होती है। अब ये आपका 5 अब प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 13। आपको बताया था फर्स्ट वर्ड में कि स्वर वर्ण से कितना होती है, तो 13 होती है। हिंदी में 11, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लुत स्वर कहते हैं, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, है ना, दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अ ई पूरा बोल लेते हैं, ठीक है, ओ ऐसे कर बोलते हैं ना, एग्जांपल के माध्यम से आपको बताए थे। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आज का क्लास इतना तक मिलते हैं, क्लास तक है, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है क्लास में आपको 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 आपको फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, ध्यान रखना शाम में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।